बीकॉम पार्ट सेकंड EAFM पेपर सेकंड। आज हम बात करेंगे, जैसा मैंने आपको शुरुआती तौर पर बताया था कि बीईपी जो है वो इसलिए कैलकुलेट किया जाता है या बीईपी की गणना इसलिए की जाती है कि व्यवसायी को बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करनी होती है। व्यवसायी को बहुत सारी बातों की जानकारी चाहिए और उन बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए वह विभिन्न प्रकार के गणनाएं करता है, विभिन्न प्रकार के कैलकुलेशंस करता है और उन कैलकुलेशन को करने के लिए उसे कई प्रकार के फॉर्मूले और कई प्रकार की गणनाएं करनी पड़ती है। जैसा हमने पहले देखा था कि फिक्स कॉस्ट कैसे ज्ञात करते हैं, प्रॉफिट कैसे ज्ञात करते हैं, कंट्रीब्यूशन यानी अंशदान कैसे ज्ञात करते हैं, फिर उसके पश्चात में ब्रेक इवन पॉइंट यानी वह स्थिति कैसे ज्ञात करते हैं जहां व्यवसायी को न लाभ न हानि हो। इसी प्रकार दूसरी गणनाएं हम लगातार करते आ रहे हैं। जैसा इससे पहले वाली जो गणना थी वो ये देखना था कि इच्छित लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है। बहुत सारे व्यापारी ये चाहते हैं कि मुझे इतना लाभ चाहिए, मुझे इस लाभ की मात्रा ये होनी चाहिए, तो उसे कितनी बिक्री करनी पड़ेगी। भाई मुझे 10,000 रुपये लाभ चाहिए या 20,000 रुपये लाभ चाहिए, तो इस लाभ को प्राप्त करने के लिए मुझे कितनी मात्रा शेयर करनी पड़ेगी तो मुझे ये लाभ मिलेगा। तो हम आज तो उसी कड़ी में देखेंगे कि विक्रय मूल्य की कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक विक्रय मात्रा। देखो कई बार बाजार में क्या होता है, कंपटीशन चलता है और कंपटीशन इस लेवल तक चलता है कि आपको आपके प्रोडक्ट की कीमत घटानी पड़ती है। आप अपने विभिन्न प्रकार के उत्पादों की कीमत को कम करते हैं उस बाजार में बने रहने के लिए, परंतु उन सब प्रोडक्ट्स की कीमत को कम करने का एक निश्चित दायरा होता है, निश्चित दायरा होता है। उस दायरे से नीचे अगर जाओगे आप तो आपको हानि का सामना करना पड़ेगा, आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो उस नुकसान उठाने की बजाय आपको अगर इस बात की जानकारी हो कि मुझे मेरे विक्रय मूल्य में कहाँ तक कमी करनी है, मुझे मेरे विक्रय मूल्य में कहाँ तक कमी करनी है और उस कमी को पूरा करने के लिए मुझे कितनी विक्रय की मात्रा और बढ़ानी है। जैसे मान लीजिए आप 10 पैसे कम करते हो किसी वस्तु में या 20 पैसे कम करते हो, 40 पैसे कम करते हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे, आप लाभ का स्तर वही रखना चाहोगे और लाभ का स्तर वही रखना चाहोगे तो फिर अपनी बिक्री को बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो आज जिस विषय को लेकर के अपन चल रहे हैं उसमें ये है कि विक्रय मूल्य की कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक विक्रय मात्रा की गणना हम किस प्रकार से करेंगे। तो आवश्यक विक्रय मूल्य की गणना हम किस प्रकार करेंगे, सेल्स क्वांटिटी नंबर बराबर, क्योंकि हमें लाभ रखना है, हमें लाभ वही होना चाहिए, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जो आपने तय कर रखा वो दी जाए, जितना लाभ आप चाहते हो, फिक्स कॉस्ट जो आपने पहले तय कर रखी है आपकी लगी हुई है फिक्स कॉस्ट, और जो प्रॉफिट आप चाहते हो वो, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। या आप इसको क्या कर सकते हैं, दूसरी स्थिति में कैसे कर सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट की जाए में भाग देंगे आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का, क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का भाग दे करके ज्ञात कर सकते हैं। ये तो सेल्स क्वांटिटी न्यू आएगी आपके पास, पहले जो माल बेच रहे थे उसकी बजाय नई क्वांटिटी आ जाएंगी आपको कि जब आपने ये तय कर दिया कि लाभ मुझे इतना ही चाहिए, प्राइस में कम कर चुका, तो सेल्स प्राइस न्यू आपकी जो है वो उसमें से क्या कम करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, हम क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस नहीं जो है आपकी वो सेलिंग प्राइस लेंगे हम और वेरिएबल कॉस्ट इसमें से कम कर देंगे, और इसको हम ये कह सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दी जाए बटे
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट न्यू हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा न्यू? क्योंकि सेलिंग प्राइस आपने कम कर दी। पहले मान लीजिए 10 रुपये थी आपकी, विक्रय जो मूल्य था वो कितना था? 10 रुपये था। अब घटा करके आपने विक्रय मूल्य कितना कर दिया? 9 रुपये 50 पैसे कर दिया। तब क्या करेंगे आप? ये सेल्स प्राइस ये लेंगे 9 रुपये 50 पैसे। तो सेलिंग प्राइस न्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, या न्यू के लिए कि फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिजायर बटे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एक फार्मूला तो ये मात्रा ज्ञात करने के लिए। दूसरी बात हम ये कर सकते हैं कि रुपीज में जब हमें ज्ञात करना हो रिक्वायर्ड सेल्स को रुपीज में, रिक्वायर्ड सेल्स इन रुपीज बराबर फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिजायर जो आपने कर रखा है बटे पीवी रेशियो। पीवी रेशियो आप जानते हो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो दूसरा तरीका आपका ये हो सकता है कि आप फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट डिजाइन जो आपने तय कर रखा है उसमें पीवी रेशियो का भाग देंगे तो आपके पास ये गणना निकल करके आ जाएगी। तो आवश्यक विक्रय मात्रा ज्ञात करने के लिए आपको ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखना है कि पीवी रेशियो कौन सा होगा? न्यू होगा। क्यों होगा न्यू? क्योंकि नई विक्रय मात्रा आपको मिल गई। तो हम पीवी रेशियो कैसे ज्ञात करते हैं? पीवी रेशियो बराबर सेलिंग प्राइस न्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बटे सेल्स गुणा 100, या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट न्यू बटे एस गुणा 100। तो नई जो सेल्स आ गई आपकी उसका उपयोग करते हम नया पीवी रेशियो निकालेंगे और उसका भाग देंगे फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट डिजाइन में। तब हमारे पास रुपए में ये रिक्वायर्ड सेल्स आ जाएगी कि विक्रय मूल्य की कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक विक्रय मात्रा हमें इतनी तो संख्या में चाहिए और इतनी हमें रुपए में चाहिए। ये गणना कई बार आपसे करवाई जाती है, जिसके आधार पे हम ये तय करते हैं कि हम कहाँ तक हमारी विक्रय मात्रा जो है उसको कम कर सकते हैं या किस लेवल तक नीचे ले जा सकते हैं या कितनी कमी की जा सकती है। अगर इससे भी ज़्यादा नीचे जाएंगे तो हमें लॉस होगा, हमें लॉस की संभावना होती है। तो इसलिए इसकी गणना की जाती है। तो सम विच्छेद बिंदु अपने आप में ऐसा एक कैलकुलेटिव करने का तरीका है जिसके आधार पे बहुत सारे लाभ हमें मिलते हैं, बहुत सारे फायदे हमें मिलते हैं, इससे स्थितियाँ स्पष्ट होती हैं और हमें बहुत सारी ऐसी उपयोगी जानकारी मिलती हैं, ऐसे उपयोगी निदान होते हैं जिनका उपयोग व्यवसाय में लगातार किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे व्यवसाय जो हैं उनकी लाभदायिता की स्थिति के बारे में पता लगता है। कौन सी फर्म आपकी लाभ की तरफ बढ़ रही है और कौन सी फर्म आपकी हानि की तरफ बढ़ रही है, इस लेवल पे भी हम कैलकुलेट करके देखते हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें बीईपी की गणना की जाती है और वो बीईपी की गणना इसलिए की जाती है कि उनके कई फर्म और कंपनी होते हैं, अनेक फर्म और कंपनी होती हैं। तो उस कंपनी में से कौन सी लॉस में है और कौन सी प्रॉफिट में, इस बात की जानकारी इस बीईपी के माध्यम से लगाई जा सकती है। और जो अगर इसमें लॉस में जा रही है तो उस फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज को हम बंद कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि हम हमारी लागत का निर्धारण कर सकते हैं, हमारी लागत का निर्धारण भी कर सकते हैं कि हमारी कॉस्ट किस तरह से निर्धारित होगी, उस कॉस्ट से माल हमें ऊपर बेचना है या हम कंपटीशन में कहाँ तक टिके रहेंगे, या हम प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं नहीं हो सकते, या हमारे जो लाभ हैं उसको हम कहाँ तक बढ़ा सकते हैं, या हमारी जो सेल्स है उसको किस लेवल तक हम आगे ले जा सकते हैं, बढ़ाया जा सकता है, या हमारा विक्रय मूल्य जो है, जैसा हमने देखा हमारा जो विक्रय मूल्य है वो कितना कम किया जा सकता है ताकि हम इस प्रतियोगिता में टिके रहें। जैसे प्रतियोगी बाजार है, उस प्रतियोगी बाजार में अगर किसी वस्तु की कीमत में आप परिवर्तन नहीं करोगे तो टिक नहीं पाओगे, और बाजार में टिकने के लिए
टिकने का तात्पर्य यहाँ ये है, बाजार में बने रहने के लिए या फर्म अपना बाजार में अस्तित्व बनाए रखे, इस बात के लिए आवश्यक है कि वह अपने विक्रय मूल्य को बाकी जो फर्में हैं उनके अनुसार तय करे। इसी प्रकार से इंडस्ट्रीज की स्थिति होती है, इसी प्रकार से कंपनी की स्थिति होती है, इसी प्रकार फर्म की स्थिति होती है, या यूँ कह लीजिए कोई भी निर्माणी और गैर निर्माणी व्यवसायिक या व्यापारिक संस्थान जो हो, उसको हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ता है और उस कैलकुलेशन से उसे बहुत सारी लाभ होते हैं। कई बार कई लेखकों ने इसकी बहुत सारी सीमाएं भी कही कि ये ऐसा कैलकुलेशन वाली बात है जो सामान्यतः व्यवसाय व्यापारी जो है वो जान नहीं पाते। कई बार झूठे भी निकल करके आते हैं जो भ्रम पैदा करते हैं लोगों को। कई बार जो है वो परिवर्तनशील लागतों में अंतर आ जाता है तो बीपी बदल जाता है, कई बार परिस्थितियाँ बदल जाती हैं तो बीपी बदल जाता है, कई बार वस्तुएं बदल जाती हैं तो बीपी बदल जाता है। तो कुछ सीमाएं बताई, लेकिन इन सीमाओं के बावजूद भी ब्रेक इवन पॉइंट अपने आप में एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से व्यवसायी बाजार में कब तक बना रह सकता है और कब उसे बाजार से उसको विड्रॉ करना है, कब उस वस्तु जो है वो उत्पादित करनी बंद करनी है और कौन सी वस्तु उसको संचालित जारी रखनी है, ये सारे निर्णय इनके माध्यम से लेते हैं। तो अपन ने ये पूरी बातें ब्रेक इवन पॉइंट की कंप्लीट कर ली हैं आज, जिसके आधार पर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि किसी संस्था का समुच्छेद बिंदु कैसे निकलता है और उसकी गणना किस आधार पर कैसे की जाती है।